गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पहलवान की झोलक नामक पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर को हम लोग उत्तर उसका ढूंढने का प्रयास करेंगे। इससे जो हमारी पहली क्लास हुई थी, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो पहलवान की झोलक नामक पाठ था उस पाठ का हम लोगों ने पूरा अर्थ समझने का प्रयास किया था। तो आज इस पाठ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इन जो पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? पाठ का नाम पहलवान की झोलक और इसके जो रचनाकार उनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। तो आइए हम अभी इस पाठ पर आधारित जो हमारा पहला प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्ठन के दांव पेच में क्या तालमेल था? ढोलक की आवाज आपके मन में कैसा भाव पैदा करती है? आपको पता होगा कि इस पाठ में बताया गया कि जो पहलवान था यानी लुट्ठन सिंह जो पहलवान था उसने अपना गुरु के रूप में ढोलक को बताया कि ढोलक ये उसका गुरु है। उसने कहीं जाकर के बाकायदा जो कुश्ती या पहलवानी का जो गुरु होता है वो कहीं जाकर के उसने किसी गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जब वो श्याम नगर मेले में जाता है और चांद सिंह को चुनौती देता है तो उस समय जो ढोलक होती है वही एकमात्र उसके साथ खड़ी होती है, बाकी जितने भी लोग होते हैं उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो ऐसे समय जो ढोलक की जो आवाज़ थी वो पहलवान के लिए प्रेरणा स्रोत थी और उसी की प्रेरणा से जो पहलवान जो एकदम थोड़ा भी सक्षम नहीं था, पहलवानी का गुरु उसमें इतना ज़्यादा नहीं था अपेक्षाकृत चांद सिंह के, लेकिन वो मात्र ढोलक की धुन पर उसने अपने प्रतिद्वंदी को जो है धूल चटा दी। तो उसने ढोलक को अपना गुरु माना। ढोलक में तरह तरह की आवाज़ निकलती है। जो ढोलक की आवाज़ होती है वो ढोलक की आवाज़ हमारे लिए क्या होती है? ढोलक की आवाज़ हम उसका अगर हम एक कलाकार की भांति देखें तो उसकी धुन पर आपने देखा होगा कि कभी कीर्तन होता है, रामायण होता है तो लोग ढोलक बजा के कीर्तन करते हैं, तो उसमें हर फिल्मी गाने के तर्ज पे बना देते हैं। ढोलक की धुन भी उसी तर्ज पर निकलती है। कीर्तन वगैरह भी होता है तो उसमें आप देखते हैं उसी धुन पे, ढोलक की धुन पे ही फिल्मी गानों के जो है धुन निकाले जाते हैं। लेकिन क्या आप और हम जो इस कला में सक्षम नहीं है, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कदापि नहीं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लुट्ठन सिंह पहलवान था उसके अंदर एक प्रकार की एक कला विद्यमान थी, वह कला उसको प्रेरित करती थी। यही कारण है कि लुट्ठन सिंह ने जब जो ढोल की आवाज सुनाई दी, वो ढोल की धप-धप की आवाज उसके लिए उसने एक प्रतीक अर्थ निकाला, उसका एक अलग अर्थ निकाला और उसी अलग अर्थ को अपने मन में बिठाकर अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। जैसे तरह तरह की आवाज आती, चिट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा चटाक चढ़ा, उठा के पटक दे, उठा के पटक दे, धाक दिना तिरकट दिना, दाव काटो बाहर जाओ। इस तरह के कई तरह की धुन, जो ढोलक की धुन निकलती और उस धुन को पहलवान अपने अनुरूप उसको रूपांतरित करता और यही रूपांतरण करके उसने जो है एक सामान्य व्यक्ति से शाही पहलवान की उपाधि को प्राप्त किया। ये तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि तालमेल क्या था, कि जो आपने पूरे पाठ में कई स्थान पे पढ़ा होगा कि लेखक ने बताया कि ढोलक की आवाज क्या निकलती है और उस ढोलक की आवाज को जो पहलवान है उसको अपने रूप किस तरह से रूपांतरित करता है। तो आपको बुक से ढूंढ करके लिखना है कि कौन कौन से, जैसे चटाक चढ़ा गिरधा, धाक दिना तिरकट दिना, तो इसको एक तरफ लिखना है और उसका अर्थ जो है उसको एक तरफ लिखना है और इसको पूरी तरह से अच्छे से याद कर लेना है ताकि एग्जाम में अगर है तो आप लिखने में सक्षम हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है
ढोलक की आवाज आपके मन में कैसा भाव पैदा करती है। तो यह प्रश्न का उत्तर एक नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर जो है कई निकलेंगे। कोई बोलेगा कि मुझे ढोलक की आवाज बहुत पसंद है और मैं ढोलक बजाने में सक्षम हूँ और मैं ढोलक की धुन पे कई फिल्मों के गाने जो है ढोलक के द्वारा धुन से निकाल सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे ढोलक की आवाज मुझे थोड़ी भी नहीं पसंद है। तो आपका जो है, लेकिन जो भी आपको उत्तर लिखना है वह उत्तर आपको सकारात्मक लिखना है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि पहलवान के लिए ढोलक की आवाज उसके लिए प्रेरणा पुंज का काम करती है और यही ढोलक की आवाज जब गांव के लोग एकदम मृत अवस्था में रहते हैं तो ऐसे समय में वो ढोलक की आवाज उनके लिए एक संजीवनी जो है होती है, उस संजीवनी का संचार करती है। तो आइए हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्ठन सिंह के जीवन में क्या परिवर्तन हुए। तो आई होप हम लोग आपको पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो उत्तर है आपको अपने अनुरूप लिखना है। पहला बता दिया कि पुस्तक में दिया हुआ है उसके अनुरूप लिखेंगे। दूसरा इसका हाफ प्रश्न है, आधा जो है इसका आपको उसका उत्तर अपने मन से बना के लिखना है कि आपको कैसा प्रतीत होता है, आपके जीवन में किस प्रकार ढोलक जो है मोटिवेट करती है, किस तरह के संगीत जो है संगीत भरती है, इसका आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्ठन के जीवन में क्या परिवर्तन हुए। कहानी के कई मोड़ आते हैं। एक तो माता पिता के देहांत के बाद उसका पालन पोषण, लुट्ठन सिंह का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। तो विधवा सास के जो अड़ोसी पड़ोसी पट्टार वगैरह थे उसको बहुत दबा करके रखना चाहते थे। तो ऐसे समय में सबसे बदला लेने के लिए लुट्ठन सिंह ने सोचा कि मैं जो है कुश्ती का गुर सीख लूंगा तो सबको मैं हरा सकता हूँ। तो इस प्रकार जो है उसके जीवन में कई परिवर्तन आए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो परिवर्तन की वजह से उसको अर्श से जो है फर्श से उसको अर्श पर उठा के, फर्श माने जमीन से, अर्श माने आकाश तक उठा करके रख दिया। पहला परिवर्तन वह था जब श्यामनगर मेले में दंगल के समय में जब राजा की अनुमति, बहुत रिक्वेस्ट करने, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद राजा ने उसको अनुमति दी और वह लड़ा। उसने अपने चिर प्रतिद्वंदी जो बहुत उसका घोर या कहे बहुत प्रसिद्ध एक तरह का पहलवान था, उसको जब उसने धूल पटखनी दे दी तो उस समय उसको एक शाही पहलवान का दर्जा मिला। उसको राजा के द्वारा राजाश्रय प्रदान हुआ और राजा के दरबार में रहने की वजह से वो सब ठाट बाट उसको मिले जो एक शाही पहलवान को मिलने चाहिए। तो यह तो इसका एक तरफ था। और उसके ठीक उल्टा, जब राजा के देहांत के बाद जब उसके पुत्र ने राजगद्दी संभाली तो उसकी पुनः दशा क्या हो गई, पुनः जो है वह अर्श से फर्श पे आ गिरा। जो उसको नाम मिला था, जो उसको प्रसिद्धि मिली थी, जो उसको शाही उपाधि मिली थी, वो सब कुछ उससे छिन गया। इवन यहाँ तक हो गया कि उसको खाने पीने के लिए भी लाले पड़ने लगे। उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उसको दर दर का जो है मोहताज होना पड़ा। तो इस प्रकार उसका जीवन में कई प्रकार से परिवर्तन आए और यह परिवर्तन उसके लिए जो है बहुत झकझोर करके रख देने वाले थे। एक परिवर्तन उसके लिए बहुत ही सकारात्मक या अच्छा रहा और एक परिवर्तन उसके लिए काफी बुरा प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अपना जो हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। लुट्ठन ने यह क्यों कहा होगा कि उसका गुरु कोई और नहीं, यही ढोल है। अगर आपको कहानी अच्छे से याद होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एक बार जब लुट्ठन सिंह पहलवान अपने पुत्रों से बताता है कि आप गुड़ सीखो, कुश्ती के जो दांव पेच होते हैं उससे सीखो, तो उसने बताया कि मेरा जो गुरु था वो मेरा गुरु कोई और नहीं, मैंने कहीं जा करके व्यापक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की। मुझे कुश्ती की कला का जो ज्ञान हुआ, वह कुश्ती की कला का ज्ञान कराने का श्रेय जो है वह ढोलक को है। ढोलक ही मेरा गुरु है, इसी ने मुझे जो है राजा के दरबार में शाही पहलवान के रूप में जो है स्थान दिलाया। तो इस प्रकार जो है
उसके लिए पहलवान लुट्ठन सिंह के लिए जो ढोलक थी वो ढोलक उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत थी और उसके जीवन में ढोलक का बहुत ही महत्व था। इसी कारण उसने उस कला से, यानी जो ढोलक बजाने की जो कला थी उससे उसको बहुत प्रेम था। आपने देखा होगा कहानी के एक स्थान पे अंत में आपने देखा होगा कि उस पहलवान के जो दोनों पुत्र थे, दोनों पुत्र स्वर्ग सिधार गए। उसके बावजूद पूरे गांव वालों ने सोच रखा आज तो हमें ढोलक की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसके बावजूद भी पहलवान ने अपना ढोलक बजाना बंद नहीं किया। रात्रि से लेकर भोर तक वो ढोलक बजाता रहा। तो इस प्रकार उसके हर जगह उसको ढोलक से जो थी वो मोटिवेशन मिली, एक प्रेरणा मिली। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है कि जो शिष्य होता है, शिष्य के जीवन के जो अंधकार वाले पार्ट है उस अंधकार को निकाल करके उन्हें प्रकाश की ओर उन्हें अग्रसर करे। तो उसी प्रकार जो ढोलक थी, ढोलक ने भी अपना यही काम किया। तो लुट्ठन सिंह के लिए जो ढोलक थी वो उसके लिए प्रेरणा स्रोत थी। इसीलिए उसने अपने पुत्रों को ढोलक के विषय में संबोधित करते हुए कहा कि यह जो ढोलक है यह ढोलक मात्र नहीं है, यह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, यह मेरे लिए गुरु स्वरूप है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में त्रासदी महामारी फैल चुकी थी, सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। पूरा जो गांव था वो अमावस्या की कालिमा से घिरा पड़ा था और हर तरफ रोने कराहने की आवाज आ रही थी। और ऐसे समय में पहलवान ने अपने जो सबसे दिल के टुकड़े अपने दोनों बेटों को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। तो ऐसे समय में उसके पास कहां से इतनी हिम्मत आती कि वह ढोल बजा पाता? गांव के लोगों ने पूरी तरह से मान लिया कि अब जो है ढोल बजने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी पहलवान ने ढोलक बजाया। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जब पहली बार मैंने ढोलक की आवाज सुनी, जब दंगल में चांद सिंह से युद्ध हो रहा था, यानी कुश्ती लड़ाई हो रही थी, तो उस समय इसी ढोल ने मेरे जीवन में एक ऊर्जा का संचार किया था, मेरे जीवन में एक प्रेरणा लाई थी। तो यह ढोलक मेरे लिए बहुत ही शुभ है और मेरे लिए बहुत ही अंदर से मुझे ताकत प्रदान करता है। तो और आज के समय में पूरा गांव जो है उस व्यक्ति का, गांव के लोगों का जो स्पंदन, जो चलती है आवाज, जो जिंदा होने का एहसास दिलाती है, वो जो स्पंदन उसका धीरे धीरे कम होने लगा था। माताओं के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने मृत बेटों को बेटा कह के पुकार सके। हर तरफ से त्राही त्राही मची हुई थी। तो पहलवान ने सोचा कि हो सकता है कि जिस प्रकार इस ढोल ने मुझे प्रेरित किया, हो सकता है इस ढोलक की आवाज को सुन करके जो गांव के और लोग हैं वो भी प्रेरित होकर सके। यही कारण है कि शुरू से लेके अंत तक लुट्ठन सिंह पहलवान ढोलक बजाता रहा। और इसका अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसे अपने पुत्रों से प्रेम नहीं था। इसका उत्तर कदापि यह मत लिख दीजिएगा कि उन्हें अपने पुत्रों से प्रेम नहीं था, वो पुत्रों से प्रेम से ज्यादा जो है ढोलक की आवाज को पसंद करते थे, इसलिए वो ढोलक बजाना बंद नहीं किया। क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत से बच्चों के द्वारा मन में उत्पन्न होते, बहुत से बच्चे ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखते भी। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं लिखना है कि वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता, वो अपने बच्चों से नहीं करता था। आपको यह लिखना है कि वह अपने बच्चों से भी प्रेम करता था, लेकिन उसे अपनी कला से भी प्रेम था और वह गांव के मरते हुए लोगों के जीवन में संजीवनी यानी एक प्रेरणा स्रोत का काम करना चाहता था। इसीलिए वो उसने शाम से लेकर सुबह तक ढोल बजाना बंद नहीं किया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? पूरे गांव पे ढोलक की आवाज का बहुत ही अच्छा असर था। पूरा गांव जो मृत प्राय बना हुआ था, पूरा गांव जो है उन लोगों के अंदर चेतना
धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने पुत्रों को, अपने परिवारजनों को वो बुला सके। दिन में किसी तरह से वो निकल के आते भी थे, लेकिन शाम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा होता था। तो ऐसे समय में जो ढोलक की आवाज़ थी, वो ढोलक की आवाज़ उनके अंदर जीने की ताकत देती थी। और जीने की ताकत के साथ साथ जो लोग मरने की लास्ट कड़ी में, लास्ट स्टेज पे, अंतिम दशा में खड़े होते थे, उनको भी जो मौत का दर्द था, वो मौत का दर्द कम एहसास होता था। जो जब मरते वक्त होते हैं तो दर्द होता है ना, तो दर्द का एहसास उन्हें कम होता था, क्योंकि उनका दिमाग बढ़ जाता था। उनका दिमाग ढोलक की आवाज़ में लगता था, ढोलक की आवाज़ उन्हें प्रेरित करती थी। तो ढोलक की आवाज़ गांव के भयार्त लोगों में एक तरह की संजीवनी, एक तरह का की प्रेरणा पुंज का काम करती थी। तो इस प्रकार जो है ढोलक की आवाज़ पूरे गांव वालों के लिए एक संबल थी, एक जो है एक उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार करती थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर था? आपने देखा होगा कहानी का आरंभ ही यहीं से होता है कि कालीमय रात थी, अमावस्या की रात थी, चारों तरफ कालीमा छाई हुई थी, किसी तरफ से कोई उजाला देखने को नहीं मिलता था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिल रहा था। तो सूर्योदय होता था, उस समय क्या होता था, जब सूर्योदय होता था तो गांव के लोग अपने दर्द को भुला करके किसी तरह से सुबह उठ करके अपने दैनिक क्रियाकलाप को करने के बाद अपने परिजनों, अपने परिचितों, अपने पड़ोसियों के घर जा करके उनको ढांढस बनाते थे। ये देखते थे कि उनके परिजन में किसकी मृत्यु हो गई है और उन्हें जो है सहारा देने का प्रयास करते थे। और फिर सूर्यास्त में क्या होता था, जो उनके अंदर बची खुची ऊर्जा थी, वो सारी ऊर्जा दिन में समाप्त हो जाती और रात के समय पूरी तरह से पुनः सन्नाटा पसर जाता। किसी तरह का कोई शोर, किसी तरह का कोई कोलाहल, किसी तरह का कोई जो चहल पहल जो थी वो दिखाई नहीं देती। चारों तरफ सन्नाटे का जो माहौल होता था रात्रि के समय में। और दिन के समय में थोड़ी बहुत चहल पहल, थोड़ी बहुत एक दूसरे को ढांढस बंधाना, एक दूसरे को प्रेरणा देना, एक दूसरे को सहारा बनना लोग करते थे। लेकिन शाम होते होते लोगों की ऊर्जा जवाब दे देती थी, लोगों की ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वो आप किसी दूसरे से हालचाल तक पूछ सके। तो इस प्रकार यह सूर्योदय की स्थिति और सूर्यास्त की स्थिति इस प्रकार दोनों भिन्न भिन्न थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आपका अपना विवेक, आप क्या सोचते हैं, ये आपसे यह प्रश्न आपके उत्तर की अपेक्षा रखता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपको पुस्तक के अनुरूप लिखना है, ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने दिमाग से, स्वविवेक से लिखना है। आइए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कुश्ती या दंगल राजाओं का प्रिय शौक था। ये स्टेटमेंट है कि कुश्ती हो या जो दंगल या कुश्ती जो लड़ी जाती थी, वो राजाओं का, पहले जमाने में राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजाश्रय, राजाश्रय मतलब राजा का आश्रय, आपने देखा होगा पहलवान की झोलक में जब राजा का आश्रय उसको मिल जाता है, लुट्ठन सिंह को, तो किस प्रकार वो उसका खान पान देख रेख सब राजा के अनुरूप होने लगता है, राज दरबार से होने लगता है, राजकोष से होने लगता है। तो इसी प्रकार उसको राजाश्रय प्रदान होता है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं है। प्रश्न, आज के समय में कुश्ती को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता, पहला प्रश्न। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पहले के समय में राजाओं का प्रिय शौक होता था, नो डाउट, सही बात है, शौक होता था। लेकिन पहले के समय में विज्ञान के इतने आविष्कार नहीं हुए थे, लोगों को इतने सारे खेल के विषय में ज्ञान नहीं था। तो ऐसे संदर्भ में गिने चुने खेल हुआ करते थे, उन्हीं गिने चुने खेलों में कुश्ती एक प्रमुख रूप से था। और जो है राजा उसमें बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते थे। अब जो उस गुण को, यानी उस खेल से संबंधित रहते थे, उनको अत्यधिक सम्मान मिलता था। लेकिन आज के दौर में क्या है, विज्ञान के तरह तरह के प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तरह तरह के खेल जो है हमारे सामने आसपास देखने को मिल सकते हैं। आप देखते होंगे ताइक्वांडो है, कुश्ती है, आप देखते होंगे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी, बहुत सारे खेल, इंडोर गेम अलग है, आउटडोर गेम अलग है।
और जो कहानी आपने पढ़ा तो उस कहानी में बताया कि जब राजा की मृत्यु हो जाती, दूसरे राजा आ जाते हैं, तो उन्होंने जो दूसरे खेल के रूप में अपनाया था वह खेल प्रमुख रूप से था कि कुश्ती के स्थान पे घोड़े की दौड़ ने स्थान ले लिया था। तो इस प्रकार विज्ञान के इतने चमत्कार नहीं थे और इतने खेल नहीं थे, तो इसलिए राजा को उन गिने चुने खेलों को राजस्व प्रदान होता था। लेकिन आज के दौर में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, तो उस खेल के स्थान में अनेक नए नए खेलों ने अपना स्थान ले लिया है। दूसरा प्रश्न, इसकी जगह पे अब कौन कौन से खेल ने ले लिया है? इसका प्रश्न आपको पहले के उत्तर में मिल गया कि कहानी के अनुरूप कुश्ती के स्थान पर अब इसका स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। लेकिन इसका दूसरा जो उत्तर है कि इसके स्थान पे अनेक कई खेल हैं जो हमारे सामने आप देखते होंगे अपने घरों में अगल बगल, तो टीवी पे देखते होंगे कि ये सारे खेल हैं, इनका उनमें आप 2, 3, 4 का नाम जो है डाल सकते हैं। अगला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुश्ती को प्रिय खेल बनाने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं? यह आपका अपना विवेक, आप बताइए कि कुश्ती को अगर प्रमुख रूप से खेल में स्थान दिया जाए तो सरकार को कौन सी योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे कुश्ती को प्रमुखता मिले। तो कुश्ती एक बहुत ही मनोरंजन पूर्ण गेम है, बहुत ही अच्छा गेम होता है और इसमें शुरू से लेकर अंत तक कब किसको कौन पटखनी देगा ये हम श्योर नहीं बता नहीं सकते। तो यह बहुत ही मनोरंजक पूर्ण गेम होता है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो भी इस खेल से संबंधित है उन लोगों को हर तरह से राजाश्रय यानी हर तरह से सरकार उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो। उनको जैसे सरकारी सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं में स्थान दिया जाए, उनको उनकी खेल को बढ़ावा दिया जाए। जैसे और सारे खेल के लिए अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र खुले, उसी तरह से इसको भी प्रशिक्षण केंद्र दिया जाए और जो भी इस खेल से संबंधित है उनके परिवार के लिए, उनके आय के लिए कुछ स्रोत की व्यवस्था की जाए। ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से तरीके जिसके द्वारा पहलवानी को प्रमुख खेल के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप चाहिए तो 2-4 और जो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने अपने शब्दों में बता दिए। आप पुस्तक को पढ़ करके या अलग से नेट से ढूंढ करके अपने शब्दों में एक उपयुक्त उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।